हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड क्लॉज। ये जो चैप्टर है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हो या 12th क्लास में पढ़ते हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से आपके इंग्लिश पढ़ना। हमें इंग्लिश इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि बस एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें, हमें उसको समझने के लिए पढ़ना है। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। हमारे मन में ये पहले से वहम बैठ जाती है कि इंग्लिश एक वास्ट सब्जेक्ट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का टाइप्स क्या होते हैं, वर्ब्स, ये फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, क्लॉज किसको बोलते हैं, क्लॉज के टाइप्स किसको बोलते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस के बारे में हम लोग 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस हिंदी में व्याकरण में भी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, ये संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कहते हैं कि सेंटेंस वर्णों के साथ, ये शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ और ये चीज़ सेंटेंस क्या एक्चुअली यही चीज़ है या फिर कुछ थोड़ा सा हटके है, इसके बारे में देखते हैं। तो सब पहला क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? कहते हैं सेंटेंस जब बहुत सारे वर्ड्स को इस तरीके से सजा दिया जाए कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। मतलब उसका जो पोजीशन है हर वर्ड्स का इस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया जाए किसी सेंटेंस में, किसी एक फ्रेम में, कि वहाँ से एक कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस व्हेन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सुटेबल वे। मतलब एक सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है कब, जब उसको सही तरीके से सही जगह पे सजाया जाए। अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये जो डिफिनीशन है गलत है। क्योंकि अगर जरा देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये सेंटेंस, ही गोज टू मार्केट, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है। और एक और सेंटेंस लेते हैं, ही टू गोज मार्केट। अगर दोनों सेंटेंस देखने की कोशिश कीजिएगा तो दोनों सेंटेंस में वर्ड्स वही है, अरेंजमेंट भी किया गया है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट जो है अलग अलग है। मैंने बोला ना कि सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन सारे वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ही गोज टू मार्केट, यहाँ पे आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर, तो उसमें होता क्या है, जनरली सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यही चीज़ अगर बात करें हिंदी ग्रामर में, तो हिंदी ग्रामर में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। जैसे ही गोज टू मार्केट का अगर हिंदी देखने की कोशिश करें तो ही गोज टू का वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। लेकिन अगर यही चीज़
वह बाजार जाता है। और दूसरा सेंटेंस, अब ये इंग्लिश का सेंटेंस है और ये हिंदी का सेंटेंस है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो सेंटेंस में एक आता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। एक सेंटेंस को आपको समझने के लिए इन तीनों टर्म्स का आना जरूरी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और वर्ब किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कोई कार्य करता है, मतलब काम को करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें ऐसा अगर दिखे कि ये बंदा, ये जो वर्ड्स है ये दिखा रहा है कि काम इसके द्वारा किया गया है, तो वो वर्ड्स को हम बोलेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट। या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, या तो डूअर या फिर अबाउट होम समथिंग इज टॉकिंग अबाउट। मतलब जिसके बारे में टॉकिंग किया जा रहा है, बात की जा रही है, या फिर जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो जरा एग्जांपल देखते हैं। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जरा एक एग्जांपल और देखते हैं। ताजमहल इज इन आगरा। अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट है, मतलब क्योंकि ये काम कर रहा है, तो जरा देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, तो ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है, मतलब यहाँ पे तो ताजमहल काम तो कर नहीं रहा है और आगरा तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। तो जरा इसमें सब्जेक्ट होगा क्या, तो मैंने पहले ही बोला कि सब्जेक्ट में जो काम करे वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट वो हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में जब देखते हैं कि द ताजमहल इज इन आगरा, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बेशक आपको पता चला कि ताजमहल कहाँ पे है, आगरा। मतलब ताजमहल के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है उसको बोलते हैं आप सब्जेक्ट। सो ताजमहल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस में काम करे। वन हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस और अबाउट whom समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट ये हो गया। अब सर यहाँ पे लिखा हुआ कि इंग्लिश सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आना चाहिए, और वर्ब के बाद अगर जनरल बेसिक सेंटेंस है तो उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब यहाँ पे कैसे है, तो वर्ब बोलते किसको है, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने होने का पता चले। The word which shows some action, position or state of being is said to be verb. जिस शब्द से हमें किसी काम के करने का पता चले, उसकी स्थिति का पता चले, या फिर स्टेट संबंध के बारे में पता चले, उसको बोलते हैं आपके verb। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, I have a car, I play football। और एक सेंटेंस और है, आई एम सिक। मैंने बोला कि वर्ब उसको बोलते हैं जिससे कुछ पता चले कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, पोजीशन हो रहा है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो जरा देखते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। गाड़ी मेरे पास है, मतलब गाड़ी का संबंध मुझसे दिखाया जा रहा है, और वो जो वर्ड है जो संबंध दिखा रहा है वो कौन सा वर्ड है इसमें, हैव। तो हैव क्या है, आपका वर्ब है, मतलब पोजीशन तो शो कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पे वर्ब, एक और मैंने बोला एक्शन वर्ड होना चाहिए वहाँ पे, मतलब काम करता हुआ लगे कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, और खेलना एक क्रिया है, काम है। तो सो यहाँ पे प्ले क्या हो रहा है, क्या शो कर रहा है, एक्शन वर्ड शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, इसीलिए ये प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब ये वर्ब हो गया। और तीसरा चीज है आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। मेरी स्थिति बता रही सर कि अभी मेरी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, मैं बीमार हूँ। तो स्टेट ऑफ बीइंग बोला ना, अवस्था जो बता दे, उसको भी बोलते हैं आपका वर्ब।
एम एक वर्ब है जो कि क्या शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। इसका मतलब वो वर्ड्स जो पोजीशन, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है उसको बोलते हैं वर्ब। दूसरी चीज, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। जाना एक काम है, वह बाजार जाता है, मतलब इस यहाँ पे जाना जो वर्ड है क्या कर रहा है, काम करने का शो कर रहा है और उसका मीनिंग होता है गोज। सो गोज क्या है आपका, वर्ब है। और सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, कहाँ जाता है। अगर वर्ब को लेकर के सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सब्जेक्ट से अगर वर्ब को लेकर पकड़ करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जो भी आंसर आता है आपका वो ऑब्जेक्ट होता है। वह जाता है, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है तो बाजार जाता है। तो बाजार क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। वहां पे ऑब्जेक्ट, बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा। तो आगरा क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब हमें समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया और आपका सब्जेक्ट समझ में आ गया। हालांकि ये चीज़ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसका जानना जरूरी था, सो हमने देख लिया। अब मैंने बोला कि सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस पे बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या ये इस रूल को फॉलो करता है, तो जरा देखिए, सब्जेक्ट ये है आपका, वर्ब ये है और आपका ऑब्जेक्ट ये। सर यहाँ पे टू आया है, तो सर मैंने बोला ना कि एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाएंगे, आप ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाएंगे। ये मतलब कि अगर कोई सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो इस रूल को तो ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमने बात की है वो आपका सही है, चाहे वो कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लीजिए। हाँ, ये टू क्या है, टू ज्वाइन कर रहा है ना, तो ये चीज़ है बहुत सारे वर्ड से भी। फिगर ऑफ स्पीच आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसमें बताया गया होता है ये नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो इनमें से ये आते हैं टू, प्रीपोजिशन है टू। सो यहाँ पे बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो हिंदी सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा साहब, ये सॉरी वर्ब नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब जरा देखते हैं हिंदी सेंटेंस के बारे में। हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, वह बाजार जाता है। वह क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। मार्केट क्या है, बाजार क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जाता है क्या है आपका, वर्ब। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। मतलब इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इतना तो क्लियर होगा। अब हमारा जो जर्नी स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब सेंटेंस किसको बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन आता है सर ये चीज सेंटेंस क्यों नहीं है, तो जरा देखते हैं, कोशिश कीजिए। ये तो सब्जेक्ट है, चलिए यहाँ तक तो काम कर रहा है, यहाँ तक तो सब्जेक्ट के रूल को, ये सेंटेंस के रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये चीज है जो, अगर इसको हटा भी देते हैं तो जरा देखिए यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। सो ये चीज आ गया बीच में, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे नहीं होगा। और प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब के पहले नहीं लगेगा। प्रीपोजिशन वर्ब के पहले एक कंडीशन में लगता है, जब वो इन्फिनेटिव का ये रूल फॉलो करता है। मतलब टू राइट, टू गो, और यहाँ पे ऐसा भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ना कि फिफ्थ फॉर्म। इतना क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं, मतलब ये चीज हुआ कि सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप नहीं है। सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप नहीं है, बल्कि उसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, तब जाके उस सेंटेंस को आप सेंटेंस कह पाएंगे, वरना उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। सेंटेंस होने के लिए आपके
पास एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तब जाके उसको सेंटेंस हम कह सकते हैं। यहां पे स्पेसिफाई की पहले सेंटेंस क्या है, a collection of words which are arranged in such a way that it gives a complete meaning is called sentence। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे देता है तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, वही he loves her, यहां पे भी है सीमा प्लेज द फ्लूट, बांसुरी बजाती है। अब इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया होता है इंग्लिश में। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट तो आपको पता है कि जो काम करे या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। लेकिन दूसरा आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दो पार्ट्स में क्लासिफाई वो चीज किया गया है, एक है सब्जेक्ट और एक है आपका प्रेडिकेट। सर जरा देखिए, सब्जेक्ट हमें पता है और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? सर एक सिंपल वर्ड्स में बोले तो सिंपल वर्ड्स में हम लोगों ने शुरू में ये जब छोटे हम लोग थे तो पढ़ा करते थे कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचे वो आप उसको प्रेडिकेट लगा दो। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, मैं लेकिन अलग तरीके से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी कार्य होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी किया जाता है, वो सारे के सारे क्या है? आपका प्रेडिकेट है। मतलब जैसे ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है, प्रेम करता है। तो अब जरा देखिए, वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। लव्स हर क्या करता है? प्रेम करता है। तो लव्स हर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। सीमा सब्जेक्ट, प्लेज द फ्लूट आपका प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ा है कि जो काम करता है सेंटेंस में या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो कार्य करता है, व्हाट इज डन बाय सब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रेडिकेट। मतलब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? One who does the work in a sentence or about whom something is said in the sentence is said to be subject। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज बात करें आपका प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट किसको बोलते हैं?
शॉर्ट डेफिनेशन लिखे तो व्हाट इज डन बाय सब्जेक्ट, is said to be predicate। जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। She plays carom I like to sing a song। तो यहाँ पे जो सी है वो आपका सब्जेक्ट है और जो प्लेज कैरम है आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और ये जो है दोनों, ये आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद वह बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लॉज। तो जो भी बेसिक टर्म्स है पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो वर्ड्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो वर्ड्स है बार बार आने वाले हैं, इस चैप्टर में बार बार आने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक इंग्लिश का सेंटेंस को आप फ्रेम करना चाहते हैं, एक इंग्लिश का सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो उसमें गलती कैसे हो सकती है ये चीज़ बताएगा ये सेंटेंस। उस सेंटेंस का टाइप्स क्या है ये सारे के सारे बताएगा ये। एक वर्ड आता है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और एक आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और उसके टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो। जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंगली क्या हो, चेंज हो, उसको बोलते हैं आपका फाइनाइट वर्ब। और वो फॉर्म जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब सर जरा देखिए, दो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सिंपल सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। एक है आपका दे प्ले द गिटार, वो क्या करते हैं, गिटार बजाते हैं। और दूसरा है आपका ही लाइक्स टू डांस, वह डांस करना पसंद करता है। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें से फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ से एग्जांपल के थ्रू अगर काम करते हैं तो वो आसानी समझ में आएगा। मैंने बोला कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो, बदले, उसका रूप जो है बदले, उसका फॉर्म चेंज हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो अपने सब्जेक्ट के ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में वो वही फॉर्म में मेंटेन किया रहे, उसको बोलते हैं आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर सेंटेंस पहला सेंटेंस को देखते हैं, दे प्ले द गिटार। दे प्ले द गिटार आपका क्या है, यहाँ पे क्या लगता है आपको? दे सब्जेक्ट है, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका दे।
अब इसको चेक करने के लिए ये प्ले, एक तो पता है कि वर्ब भी होगा, तो वर्ब यहाँ पे प्ले है, क्या प्ले फाइनाइट वर्ब है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं। अब जरा सोचिए, आप एज्यूम कीजिए यहाँ पे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट रख दीजिए किसी दूसरे पर्सन और नंबर में, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आप रख के देखते हैं। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ही, शी या फिर राम, शाम, वहन, जो भी है आपका। अगर यहाँ पे जैसे ये चीज़ रखते हैं तो ये वर्ब आपका बदल के हो जाता है V5 फॉर्म में, दैट इज सेड टू बी प्लेज। मतलब ही प्लेज या फिर सी प्लेज द गिटार। अगर प्ले लिखते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है। मतलब ये चीज़ क्या हो रहा है, बदल रहा है। और मैंने बोला कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के बदलने से अगर वो वर्ब बदले तो वो वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्ले है वो है आपका फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर है वर्ब उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा इस यहाँ पे जो यूज हो रहा है उस चीज़ को हम लोग जरूर देखेंगे। पहले दूसरा सेंटेंस है आपके पास, ही लाइक्स टू डांस, वह डांस करना पसंद करता है। क्या यहाँ पे लाइक्स आपका है, वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। और एक चीज़ और बात है, यहाँ पे दो वर्ब दिख रहा है, एक डांस और एक लाइक्स। डांस में नृत्य करना होता है और लाइक्स में पसंद करना, तो दोनों में से देखते हैं कौन सा वर्ब क्या है। अब जब देखने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे लाइक्स और टू डांस। लाइक्स की बात करें अगर तो इसको चेक करने के लिए कि फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, इसको चेक करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर को बदलेंगे। अगर सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के बदलने के साथ बदल जाएगा तो फाइनाइट, और नहीं बदलेगा तो नॉन फाइनाइट। सो अगर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। ये सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर आप रखते हैं आई, तो जैसे ही हम लोग आई रखेंगे तो ये लाइक्स नहीं रह करके लाइक हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। या फिर आप यहाँ पे दे रखेंगे तो भी ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर को बदलने से, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर को बदलने से यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब क्या हो रहा है, बदल रहा है, वर्ब का ये फॉर्म बदल रहा है। इसका मतलब ये जो लाइक्स है ये भी आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब सर यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, एक और भी वर्ब है हमारे पास, टू डांस। अब जरा देखिए यहाँ पे है कि नहीं। सर आप सब्जेक्ट यहाँ पे बदलने से अगर ये चीज़ बदल दे, जरा देखिए अब जब मैं आई लिख रहा हूँ, ही लिख रहा हूँ तो टू डांस है, चलिए ठीक है, ही लिखा हुआ है तो टू डांस सही है, ठीक है। आई लिखते हैं तो यहाँ पे अगर टू डांस बदल जाएगा तो नॉन फाइनाइट, अगर नहीं बदलेगा तो फाइनाइट, सॉरी अगर बदल जाएगा तो फाइनाइट और नहीं बदलेगा तो नॉन फाइनाइट। आई लाइक्स टू डांस, मैं नृत्य करना पसंद करता हूँ, मैं डांस करना पसंद करता हूँ, वे लोग डांस करना पसंद करते हैं। बात सर यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि टू के बाद, अगर टू के बाद वर्ब का कोई फॉर्म आता है तो पहली चीज़ तो वो वर्ब वन लगता है, और अगर ये चीज़ टू के बाद वर्ब वन लगता है तो टू प्लस V1, टू प्लस V1 ये है केस इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से वर्ब चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा टू के बाद वर्ब का हमेशा V1 फॉर्म लगता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो होता है कभी भी ये बदलता नहीं है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में, किसी भी नंबर में, किसी भी टेंस का वो चीज़ वहाँ पे डाल दीजिएगा, सेंटेंस किसी भी टेंस में हो जाए उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जब भी रहेगा तो टू प्लस V1 के फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब ये बदल नहीं रहा है चाहे कुछ भी कर लो, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। इतना क्लियर होगा। ये थे हमारे बेसिक टर्म्स जो हमेशा बार बार आने वाले हैं। ये चीज़ क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना है अभी इसमें क्लॉज।
क्लॉज क्या है, क्लॉज के टाइप्स क्या है, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, वो उसमें सारे में आपका फाइनाइट वर्ब यूज होगा हमेशा। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में। सो इट्स ऑल, आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास। और हाँ, लास्ट में अगर आपसे कहीं भी कोई क्वेश्चंस, अगर इसमें से वो चीज़ होता है तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप